चलिए, आप लोगों का आज वापस से स्वागत है। आज के अगले सेशन में जीआई फार्माकोलॉजी। पिछली बार हमने जीआई फार्माकोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था। आज हम उसके आगे कोशिश करेंगे। पिछली बार का लिखना पीएच वो क्या था, 1.34 था, 35 था। हम्म। पिछली बार की प्रेजेंटेशन निकल के देखो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अगर आप लोगों के मन में अभी कुछ सवाल हो पिछली क्लास से संबंधित, तो मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में हाँ या ना लिखिए। चलिए, बढ़िया। आप लोगों को कोई सवाल तो नहीं पिछली बार से संबंधित? चलिए, तो अपन ने पिछली क्लास में क्या बात करी थी? हमने वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम, माइंड एंड बॉडी कंपोनेंट, देन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ऑर्गन सिस्टम्स। अमंग द ऑर्गन सिस्टम्स वी हैव जीआईटी। जीआईटी में हमने देखा था एक पूरा रास्ता होता है जिसको हम इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल के रूप में जानते हैं, ट्रैक्ट। और फिर ऑर्गन्स होते हैं लिवर, पेंक्रियास, जीआई, म्यूकोजा। देन इट इज है फंक्शन। फंक्शन में क्या था? डाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। These are facilitated by secretory process involving secretion of saliva, hydrochloric acid, some enzymes, pancreatic, biliary, intestinal, and intrinsic factor. Along with that, we talked about the motility for movement of ingested food products or dissolved food products and bowel evacuation. Then finally, we talked about the regulation of the GI function. तो हमने दिखा था ये दो तरीके से होता है, एक हार्मोन रेगुलेटेड, दूसरा नर्वस सिस्टम से। जब नर्वस सिस्टम की बात आई थी तो हमने समझा था कि ये दो प्रकार का होता है। अभी तक दो प्रकार का होता था, ऑटोनॉमिक और सिंथेटिक। पर अब जीआई के लिए जब आते हैं तो वी हैव एंट्रिक नर्वस सिस्टम विच इज मॉड्यूलेटेड, हुज एक्टिविटी इज मॉड्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ एएनएस। इसके बाद हमने देखा था व्हाई डू वी नीड ड्रग्स फॉर जीआईटी। तो हमने पाया कि वी नीड ड्रग्स फॉर जीआईटी फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलेक्सिस अगेंस्ट जीआई डिसऑर्डर्स। और क्या क्या? डायग्नोसिस ऑफ जीआई डिसऑर्डर्स, प्रोफिलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट्स, एंड ऑल्टरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। आप लोग में से कोई बता सकता है कोई ऐसी जीआई स्टेट जिसमें ऑल्टरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड अपन क्लासिफाई कर सकते हैं? कोई इंडिकेशन बता सकते हैं फॉर यूज ऑफ ड्रग्स टारगेटेड एट जीआईटी अदर देन पैथोलॉजिकल स्टेट? एनी एग्जाम्पल?
चैट बॉक्स में लिखिए। अमन बख्श, वेरी गुड। ओबेसिटी। शुभम केसरी, रिड्यूसिंग शुगर अपटेक, डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंटेशन, एनोरेक्सिया। ये एनोरेक्सिया इज ए पैथोलॉजिकल स्टेट ना। ओबेसिटी भी पैथोलॉजिकल स्टेट हो सकती है, पर बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत कॉमन सिनेरियो। बिफोर गोइंग अहेड फॉर द जीआई प्रोसीजर, अगर हमें पेशेंट के लिए एंडोस्कोपी करनी है या कोलोनोस्कोपी करनी है, कुछ करना है, तो व्हाट वी डू, वी गिव हिम लॉट्स ऑफ लेक्सेटिव्स या परगेटिव्स देते हैं, जिससे पूरा जीआई ल्यूमन खाली मिले हमें। अगर सर्जरी कल सवेरे है या फिर कल सवेरे स्कोपी करनी है, तो उससे बोलते हैं कि आज आपको 2 लीटर पानी में घोल के ये दवा पी लीजिएगा, जिससे कल सवेरे आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद जब हम एंडोस्कोप अंदर डालेंगे तो हमें अंदर की त्वचा, म्यूकोजा सब साफ साफ दिखेगी। तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल स्टेट, है ना। प्री प्रोसीजरल बॉवल इवैक्यूएशन। प्री। अच्छा, पानी में है ना। वो कोई आया नहीं था यहाँ पे। ये कमरा बंद मिला था, खुला मिला था? कमरा बंद था, खुला था? हाँ। So pre-procedural bowel evacuation is one indication where we can use GI drugs acting on the GIT even without a pathological state. ठीक, वेरी गुड। आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने देखा पैथोलॉजिकल स्टेट कौन कौन सी होती हैं। तो दे मे बी रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ जीआईटी और ऑल्टर्ड फैसिलिटेशन और इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, कैंसर एटसेट्रा। तो फंक्शन ऑफ जीआईटी में हम देखा था क्या होता है। फंक्शन ऑफ जीआईटी टू सिक्रीट एसिड एंड एंजाइम्स। तो एक एंजाइम डेफिशिएंसी स्टेट जो बहुत कॉमन होती है, दैट इज टोनिक पैंक्रियाटाइटिस, ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। हमने देखा देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, इसलिए हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ। और कौन से एंजाइम होते हैं वो? लाइपेज और अमाइलेज। अच्छा, आप लोग बताओगे कि लाइपेज और अमाइलेज क्या है? आर दे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट? चैट बॉक्स में बताइए। सौरभ अग्रवाल, प्रोटीन, वेरी गुड। कशिश, प्रोटीन। अच्छा ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इंसुलिन? इंसुलिन इज अ प्रोटीन, यस और नो? शुभम, थैंक यू। हिमांशु, सौरभ, दीपक, सबको ठीक है। व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन? आईवी, सबक्यूटेनियस, आईवी, सबक्यूटेनियस, आईवी, सबक्यूटेनियस, वेरी गुड। ठीक है। नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ये आप ऐसे देखते हैं, व्हाई डू वी गिव इंसुलिन वाया आईवी और सबक्यूटेनियस रूट? व्हाई डू वी गिव इंसुलिन वाया आईवी और सबक्यूटेनियस रूट? मफतलाल, अपन इंट्राडर्मल का उपयोग नहीं करेंगे। या आपको लगता है अगर कोई इंडिकेशन है जहां पे इंट्राडर्मल उपयोग करते तो वही बताइएगा। तो क्या है आंसर? टू प्रिवेंट इट्स डाइजेशन बाय प्रोटीजेज, वेरी गुड। सात्विका, पेप्टाइड, सो इट मे बी डाइजेस्टेड बाय जीआईटी। रूपाली, फास्ट, फास्ट क्या लिखा? एक्शन, पेप्सिन डाइजेशन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन प्रोटीन विच डाइजेस्ट एंजाइम टू प्रिवेंट इट्स डाइजेशन, वेरी गुड। ठीक है ना। तो वन ऑफ द कॉमन रीजन इज बिकॉज इंसुलिन बीइंग अ प्रोटीन और पेप्टाइड कैन बी डाइजेस्टेड बाय द प्रोटीजेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम्स। ठीक है। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, then why do we give pancreatic enzymes like amylase or lipase via oral route? बताइए। प्रो एंजाइम है, they only get activated at alkaline pH। नहीं, ये सब तो आपका कहना सही है, पर हम इनको इंजेक्टेबल रूट से क्यों नहीं देते? why don't we give amylase and lipase by injection?
IV, subcutaneous, intradermal, intramuscular, etc. अरुण को लगता है दे आर इटसेल्फ अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो या नाउ कशिश यू हैव हिट द जैकपॉट बिकॉज वी नीड लोकल एक्शन इन GIT. ठीक है ना. ये है सवाल. क्या बहुत सारी प्रोटीन नरिशियस ड्रग होती हैं और पेप्टाइड ड्रग होती हैं विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय IV और ओरल रूट. Now these amylase and lipases and there are very few other proteins, I don't believe there are many, which are given via oral route also. Why? Because their activity is required within the GIT itself. They need not be absorbed across the mucosa. Rupali, very good. It has to act in GIT. IV may damage vessels. अमन, हाँ ये आपका आंसर सही हो सकता है क्योंकि अपना ब्लड थोड़ा सा अल्कलाइन होता है. अगर अपन अमाइलेज लाइपेज अगर IV रूट से देंगे तो पता चला वो सारे ब्लड के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना चालू कर देगा. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. गुड. चलिए, तो मतलब मैं सफल रहा. ठीक. नाउ द सेकेंड सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द GIT इज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन. नाउ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन इज regulated by multiple factors. There are neural factors, there are hormonal, there are local GI factors, etc. पर जो हम सबसे कॉमन देखते हैं वो क्या, साइट, स्मेल, मेमोरी से, न्यूरोनल इन्फ्लुएंस से चालू हो जाते हैं. एसिटाइलकोलिन जो लोकल में हिस्टामिन रिलीज कराता है, फिर ये हार्मोन के थ्रू भी होता है. इसमें से एक हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन. ये तीनों एसिटाइलकोलिन M3 से इंटरेक्ट करता है, हिस्टामिन H2 से करता है और गैस्ट्रिन CCK2 BB2 एंजाइम रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है. ये सारे रिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड ऑन द पैराइटल सेल इटसेल्फ. ठीक है ना. फिर हमने देखा कि GI म्यूकोजा में कौन कौन से सेल होते हैं. तो एक एपिथेलियल सेल होते हैं विच सिक्रीट म्यूकोजा एंड बाइकार्बोनेट. फिर एक ऑक्जेंटिक सेल होते हैं जिनको अपन पैराइटल सेल भी कहते हैं. दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर B12 रिक्वायर्ड फॉर B12 एब्जॉर्प्शन. देन वी केम डाउन टू अ सिंगल डायग्राम ऑफ पैराइटल सेल. और पैराइटल सेल में हमने देखा कि सारे प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं. एसिटाइलकोलिन के लिए भी होते हैं, गैस्ट्रिन के लिए होते हैं, हिस्टामिन के लिए होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए भी होते हैं. नाउ दीज आर G protein coupled receptors. They work either via IP3 DAG or cyclic AMP pathway and lead to regulation of acid secretion. We also discussed the final step in acid secretion is hydrogen potassium ATPase pump. Now this pump leads to absolute secretion of hydrochloric acid or H ions within the GI lumen and are responsible for achieving a pH of almost 1.5 for adequate digestion of food. ठीक. फिर हमने देखा था why do we need acid. तो we need acid for digestion of food. ठीक. फिर हमने देखा कि इस एसिड से फायदा नुकसान क्या है. तो पता चला कि दिस एसिड में लीड टू अल्सर्स और म्यूकोसाइटिस क्योंकि 1.5 का pH बहुत ज्यादा होता है. तो फिर हमने देखा कि हम पास व्हाट आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स टू प्रोटेक्ट आवर GI म्यूकोसा फ्रॉम दिस एसिड. तो आया कि पेप्सिन जो होता है दैट इज सिक्रेटेड एज पेप्सिनोजन एंजाइम 1. फिर आ गया कि देयर आर plenty of mucus, bicarb, profuse blood supply and the very replicative mucosa which heals itself very fast. Now these are the protective factors and these are the aggressive factors. When we have excess of aggressive factors as compared to protective factors, then the net result is mucositis, gastric ulcer, gastritis, etc. किसमें मिलता है ज्यादा? The one who are type A personality, smokers, alcoholics or drug induced. The most common drug responsible for causing gastritis are NSAIDs. These lead to acid peptic disorders. And what are those disorders? Gastritis, gastric duodenal ulcers, NSAID induced gastritis, gastric ulcers, etc. H. pylori induced ulcers, Zollinger-Ellison syndrome, stress induced ulcers, etc. फिर हमने देखा कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं. तो आप लोगों ने बताया कि एसिड सिक्रीशन घटा दो, न्यूट्रलाइज कर दो प्रीवियसली सिक्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, स्ट्रेंथनिंग द बैरियर्स. वेरी गुड. देन वी टॉक्ड अबाउट द ड्रग्स. ये ड्रग्स भी शायद आप लोगों ने बता दी थी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन के लिए कौन सी ड्रग लगेगी, न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सी लगेगी, स्ट्रेंथनिंग म्यूकोजल बैरियर के लिए कौन सी लगेंगी. फिर हमने बात करी थी लोकली एक्टिंग एंटासिड्स की. तो हमने देखा था शुरू के समय में 2 एंटासिड्स होते थे, एक सिस्टमिक और एक लोकल. पर आज के समय में सिस्टमिक एंटासिड्स का काम खत्म हो गया है. नाउ वी हैव ओनली
local antacids which are useful and that too symptomatically. And what is the most common example? Megaldeate. ठीक है, फिर हमने बात की थी द एजेंट्स विच इनहिबिट और रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो उसमें आप लोग ने बताया फिर पीपीआई, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, M1 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक एंटागोनिस्ट और एक पोटेशियम चैनल ओपनर्स बोले थे मैंने, ये थोड़ा सा गलत था, इसको मैं ठीक कर देता हूं अभी। दे आर पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर और एंटागोनिस्ट ड्रग्स। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि इन 5 में से कौन सी ड्रग्स यूज करना चाहिए, तो एवरीवन एग्रीड फॉर पीपीआई एंड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, M1 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक एंटागोनिस्ट। बट टेल यू, आज हम 2021 में हैं, M1 एंटागोनिस्ट और गैस्ट्रिक एंटागोनिस्ट दे डोंट हैव एनी रोल इन GI एसिड सिक्रीशन, रोल विच इज qualitatively or quantitatively effective for treatment or prevention of a disease. Therefore, we do not use M1 antagonist and gastrin antagonist for this day, और हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी नहीं। आप भी अपनी किताब में अगर ये दोनों टॉपिक लिखे हो तो अलग कर दीजिएगा। सो वी फिनिश्ड ओवर हियर इन द लास्ट क्लास। अब अपन आगे चलते हैं आज। सो वी स्टार्ट विद द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। दे बाइंड कोवेलेंटली, अच्छा रुक जाइए, दे आर प्रोड्रग्स, ठीक है, एंड इन एसिडिक एनवायरनमेंट in acidic environment, these products are converted into sulfonamide derivatives which bind covalently with the alpha subunit of hydrogen potassium ATPase pump and lead to irreversible inhibition of acid secretion. Now, because of covalent bond binding, this is irreversibly inhibited, and hence all phases of acid secretion like basal, meal stimulated, nocturnal, are inhibited. इसमें भी अगर हम देखेंगे तो बेसल एंड मील स्टिमुलेटेड आर मोस्ट, एंड दिस नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन इज लीस्ट इनहिबिटेड। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ द ड्रग्स इन दिस क्लास
There are omeprazole, pantoprazole, Lensa, S-omeprazole, etc. नाउ द अनदर कैच, तो ये इनकी क्या होगी, डायनेमिक्स हो गई पूरी, है ना। ठीक है। दे लीड टू 80 to 90% of inhibition of acid secretion by fifth day of drug administration, and because it is irreversible, therefore effect stays for additional 3 to 4 days. ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपने को पता चला। नाउ इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, एंड दे आर द मोस्ट एफिकेशियस acid inhibiting drugs available with us. Now regarding its kinetics, तो बता दिया मैंने आपको ये प्रोड्रग होती है। सेकंड क्या है, दे आर एसिड लेबाइल। So when should we administer them? They are susceptible to destruction by gastric acid. So when should we administer them? बताइए। चैट बॉक्स में बताइए। बिफोर मील। वाई बिफोर मील? शिवांशु, शुभम, सौरभ, कृति गुप्ता, वेरी गुड। वाई बिफोर मील? अरुण, गुड। चैट बॉक्स में बताइए। एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। अच्छा, और because proton pumps are least activated, because after taking meal acid secretes, as acid is not secreted yet. Good. ठीक है, आप लोग के प्रयास अच्छे हैं। नो एसिड इज secreted बिफोर मील्स, श्रेया। ठीक है, गुड। तो देयर एसिड लेबाइल, therefore should be administered empty stomach, and this is preferred early in morning, at least 30 minutes before breakfast. Second, they are often administered as, often formulated as enteric coated कैप्सूल्स और टैबलेट्स। एक तरीका। दूसरा, ऑफन डिस्पेंस एज डिलेड रिलीज कैप्सूल्स
द एंट्री कोटेड टेबलेट्स दे आर डिजॉल्व ओनली इन अल्कलाइन मीडियम। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी बताएंगे मैडम लोग। एंट्री कोटेड टेबलेट जो होती है वो एंट्री कवर जो होता है वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में घुलता है। तो वंस वी टेक दीज टेबलेट्स they pass through the whole of the stomach cavity, enter into the duodenum, first part, second part, third part, and in the third part, when the alkalinity increases, they gradually open up and release the drug, so that it is not disturbed by the gastric acid. Secondly, we have delayed release capsules. कैप्सूल होते हैं, इसके अंदर दवा भरी होती है जो अपन खिलाते हैं, तो ये कैप्सूल जाकर अल्कलाइन मीडियम में ही घुलते हैं, तो वहां पे अपनी ड्रग रिलीज कर देते हैं। एडिशनल मैकेनिज्म्स आर एज मिक्सचर विथ सोडा बाइकार्ब। जैसे इनो के पाउच आते हैं ना, वैसे ही इसके भी पाउच आते हैं। तो सब मिक्सचर ऑफ सोडा बाइकार्ब विद ओमेप्राजोल। तो व्हेन वी गिव दिस पाउच और इनो like sachet to the patient, what happens is the sodium bicarbonate neutralizes the already secreted acid in the GI lumen, makes the environment more alkaline, and prevents omeprazole from getting destroyed. So we have another way as a mixture with soda bicarb powder, ठीक है। And fourth, as intravenous preparation. Is that okay? चलिए अब आप मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, you have a patient with acute attack of hyperacidity. You have a patient with acute attack of hyperacidity. So which formulation will you choose? 1, 2, 3, 4. ठीक है। I repeat the same, Richa Soni and Shubham Keshri. You will choose option 3 Aman Baksh, option 3 हिमांशु रातेरिया, अरुण मल्ला। ठीक, वेरी गुड। मतलब काफी सारे लोगों को 3 लगता है, काफी सारे लोगों को 4 लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। आई रिपीट द सेम क्वेश्चन, इफ यू हैव द पेशेंट विद एक्यूट एसिडिटी, एक्यूट अटैक ऑफ हाइपर एसिडिटी इन हॉस्पिटल सेटअप, कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करेंगे आप? बताइए। मरीज अस्पताल में है, तब कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ठीक है, अभी भी 4-3 की लड़ाई चल रही है। ओके, नाउ द पेशेंट इज सिटिंग इन योर ओपीडी विद एक्यूट अटैक ऑफ हाइपर एसिडिटी। अब क्या उपयोग करोगे? जी बोलिए। बताइए। हम्म, अभी भी लड़ाई 3 और 4 में चल रही है। अच्छा नहीं, नाउ द बैलेंस हैज टिल्टेड इन फेवर ऑफ ऑप्शन 3। वेरी गुड। आई टेल यू, every one of you is correct. The two formulations soda bicarb versus IV preparation both have almost equal efficacy. So depending upon the availability of trained staff, we can use either of them. What I prefer is, or would like to suggest you is, clinically, within the clinics,
in clinic or domestic setup soda bicarb mixture, and within hospital setup IV PPI is best. ठीक है, this modality is best. ठीक है, चलिए. Now, do you see any disadvantage with the preparation of soda bicarb with omeprazole? Any disadvantage with? या आपसे अगर कोई बोले कि हम महीने में 5-7 बार इनो खाना पड़ता है, तो ये सही है कि गलत है, तो आप क्या बोलोगे उसको? They should go ahead with continue the same or should change over to a different preparation? बताइए. हाँ, शुभम केशरी, अच्छा प्रयास आपका. चेंज, हर्षित सोनी बोलते चेंज कर लो, शुभम केशरी बोलता सोडियम इम्बैलेंस इन द बॉडी. ठीक, और कोई? पीपीआई शुड बी प्रेफर्ड. नहीं, अपन शुभम पीपीआई ही यूज कर रहे हैं, बस फॉर्मुलेशन अलग अलग है ना. तो यहाँ पर आंसर ये आएगा कि जो सोडा बाइकार्ब होता है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन may lead to salt and water retention, which may present clinically as edema or and hypertension, which will be harmful in long run. ठीक है. Therefore, preparations like ENO or other similar preparations shouldn't be consumed repeatedly and never so in those with renal failure, cardiovascular disorders, especially hypertension. ठीक है. So these become the contraindications for use of these mixtures. ठीक है. अब से अपने घर परिवार आसपास सब जगह सबको पता होना चाहिए कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनकी किडनी को नुकसान हो चुका, उनको इनो और उसके जैसे अदर दवाइयां नहीं खानी है. और कभी उपयोग करना भी पड़े तो महीने में एक आध बार उपयोग कर लिए, बहुत बड़ी बात है, पर बार बार उपयोग नहीं करना है. अपने डॉक्टर को दिखाएं. ठीक है. यहाँ पे भी टीबी एड जो होता है, दे आर इंजूरियस टू द मैनकाइंड. ये बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल. ठीक. सो दिस वाज रिगार्डिंग द वेरियस फॉर्मुलेशंस ऑफ द पीपीएस विच आर अवेलेबल. ठीक है. अब इसकी काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं अपन. सो दे आर प्रोड्रग्स, एसिड लेबाइल, हैव अ टी हाफ ऑफ 1 to 2 hours ओनली. तो दिन में कितने बार देना पड़ेगा इनको? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. हाँ, पिछले आंसर के लिए बहुत अच्छा. पीपीआई शुड बी प्रेफर्ड स्पेशली एंट्री कोडेड. सौरभ अग्रवाल को लगता है 3 to 4 times, दीपक शर्मा को लगता है 12 गुना.
श्रेया बूटे 3 बार, मोहम्मद शेख को लगता है 1, अंजलि 3, ऋचा जितने बार खाना खा रहे हैं, वेरी गुड, शिवांशु 2, अमन बख्श से 1 सिंस दे आर इरिवर्सिबल, कृति 1, अरुण कुमार मल्ला बेस्ड ऑन मील्स। इतने सारे आंसर, मतलब खुश हो जाता हूँ मैं यार। ईश्वर करे अगर अपन लोग को भी लेक्चर हॉल में बैठ के क्लास लेने का अवसर मिले ना, तो ऐसे ही आप लोग भी आंसर देना। ठीक, वेन एवर दे ईट मील्स। ठीक, तो देखिए इसमें से सही आंसर किसके हैं मालूम है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें सही आंसर 2 के हैं, एक मोहम्मद अना शेख का है और दूसरा अमन बख्श का। और इसका कारण क्या है, दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। क्या है, दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, वंस दे बाइंड विद द proton pump, they inhibit this pump for its life. Now, new acid secretion will only happen after 36 to 72 hours, बल्कि और 72 से 96 घंटे बाद। तो यहाँ पे जो बात ध्यान देने की क्या है, दीज आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। Inhibit the pump for 3 to 4 days. Therefore, single या twice daily administration only। ठीक है, ये है इसका राज की बात। इसलिए इनको एक और नाम है इन ड्रग्स का, दे आर क्लासिफाइड क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, पर उसके बावजूद अपन इनको दिन में 1 या 2 बार बस देते हैं। इन ड्रग्स को बोलते हैं हिट एंड रन ड्रग्स। आती हैं, काम करके निकल जाती हैं और फिर इनका काम बहुत दिनों तक दिखता है। द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स इन दिस क्लास आर पीपीआई एंड कैन एनीबडी सजेस्ट मी व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल। वैसे हमने पढ़ाया नहीं तो आप लोग को बनेगा भी नहीं। एस्पिरिन इज अनदर आंसर। ठीक है, तो दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हिट एंड रन ड्रग्स। ठीक, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट्स काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में देखा कि प्रोडक्ट्स हैं एसिड लिबाइल, हाफ लाइफ 1 से 2 घंटा बस है, उसके बावजूद इनको अपन दिन में 1-2 बार बस देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस इंटेस्टिनल म्यूकोजा, दे एंटर इनटू ब्लड, ब्लड में वो सीधे आईवी एडमिशन के बाद भी आ सकती हैं। इंजेक्शन लगाएंगे तो सीधे ब्लड में जाएंगी। दे एंटर इनटू ब्लड, उसके बाद एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस इंटेस्टिनल म्यूकोजा, आईवी देंगे तो एंटर इनटू ब्लड। व्हाट हैपेंस देन, दे रीच द basolateral side of parietal cell, they get absorbed or enter into parietal cell, then reach canaliculi। ठीक है, then now what happens is, as and when acid is secreted, as and when acid is secreted, they get H ions and turn themselves into sulfonamide group, sulfonamide group, and these sulfonamide group then
irreversibly bind with alpha subunit of hydrogen potassium ATPase. ठीक है. So this was regarding their distribution. Then they are metabolized in liver and may be excreted out via urine. यहाँ पे आके इसकी काइनेटिक्स खत्म हो जाती है. Now regarding the indications for prophylaxis and treatment of gastritis, gastric or duodenal ulcer, H. pylori induced ulcer, Zollinger-Ellison syndrome, NSAID induced injury, etc. जब भी आपको पता चले कि एसिड के कारण ही नुकसान हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस बिकम्स पीपीआई. द सेकेंड, अब इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर, इट इज वेरी well tolerated, very safe. There might be some drug-drug interactions, but they are not clinically important. इसलिए पढ़ने का नहीं. ठीक है, यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है. The next drug class of drug is H2 receptor blocker. They are similar to histamine. They are similar to histamine. They are similar to histamine. Therefore, act as competitive antagonist at H2 receptor. भैया पानी ला दो. Similar to histamine, therefore act as competitive antagonist at histamine receptor. ठीक है. अब मेरा आपसे सवाल है कि इनका असर ज्यादा किस पे दिखेगा, बेसल पे या फिर मील स्टिमुलेटेड एसिड सिक्रीशन पे या नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन पे कि ऑल ऑफ द अबव. ठीक है ना. तो अब आप लोगों को बताना है कि इनका जो असर है वो काय पे सबसे ज्यादा दिखेगा, बेसल पे, मील स्टिमुलेटेड पे, नॉक्टर्नल पे और ऑल ऑफ द अबव. ABCD. चलिए बताइए, चैट बॉक्स में जाइए, बताइए. अरुण को लगता है ऑल ऑफ द अबव. शुभम केसरी मेनली नॉक्टर्नल. और भूल गए थे क्या? अच्छा, कोई ध्यान. सबको लगता है ऑल. अच्छा, माओबी इनहिबिटर्स भी आ गए थे. ठीक. नहीं, अभी अपन ने क्या पूछा है, मोस्ट पूछा है कि विच ऑफ
them is inhibited? बताइए। सबको लगता है डी। ठीक है। नाउ अमंग दीज, basal is most inhibited, meal is least inhibited, nocturnal is inhibited। ठीक है। तो अभी तो इतने याद कर लीजिए आप दो चीज, कि बेसल एसिड सिक्रीशन इज मोस्ट इनहिबिटेड एंड मील स्टिमुलेटेड इज लीस्ट इनहिबिटेड। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसल एंड मील स्टिमुलेटेड, जिसके कारण ये असर हमें देखने मिल रहा है? Why do we see a different effect on basal secretion versus meal stimulated secretion in case of H2 receptor blocker? Can anybody give a explanation? सौरभ को लगता है कि मील स्टिमुलेशन इज ड्यू टू न्यूरोनल सो कोलिनर्जिक इफेक्ट। ठीक, और कोई? ड्रग ड्यूरिंग मील्स एस्टाइल कोलिन स्टिमुलेट हिस्टामिन सिक्रीशन। ये एस सिक्रीशन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सात्विका, सिंस इन कंपैरिजन इनहिबिशन इंक्रीजिंग सब्सटेंसेस कंसर्न डजंट हैव इफेक्ट। अच्छा देखिए, इसका आंसर ये है, बेसल एसिड सिक्रीशन होता है ना, उस समय हिस्टामिन की कितने मॉलिक्यूल होंगे? 10 मॉलिक्यूल होंगे। जब भोजन आ गया पेट के अंदर तो हिस्टामिन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 100 मॉलिक्यूल होंगे। तो अब अपना H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की तो मात्रा आप बराबर दे रहे हो, है ना? तो इस बराबर मात्रा में कब वो compete कर पाएगा? जब 10 मॉलिक्यूल होंगे कि जब 100 मॉलिक्यूल होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब 10 मॉलिक्यूल होंगे तब वो ज्यादा अच्छे से compete कर पाएगा। देयरफॉर बेसल एसिड सिक्रीशन इज इनहिबिटेड द मोस्ट एज कंपेयर टू ऑल। तो सात्विका, आपने सही शब्द पकड़ा, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देयरफॉर द बेसल एसिड सिक्रीशन इज इनहिबिटेड द मोस्ट। ठीक है ना? एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। गुड। तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर क्या बोलते हैं अपन, काइनेटिक्स, है ना? अब अपन इनकी डायनेमिक्स पढ़ते हैं। सॉरी, डायनेमिक्स हो गई, अब इनकी काइनेटिक्स। दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, can be given before or after meals, has a half life of 2 to 3 hours, therefore most may be comfortably given twice daily, excreted via renal route, therefore they are safe in patients with hepatic injury rather than renal insufficiency, rather than in those with renal injury। ठीक। इंडिकेशंस, अब देखो इतने में आप लोग समझ गए होगे कि जो अपना वाले ड्रग कौन सी, पीपीआई, दे आर मोर पोटेंट एंड मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू these drugs H2 receptor blocker, इसलिए इनके इंडिकेशंस भी कम हो जाते हैं। एंड व्हाट आर द ड्रग्स अवेलेबल इन दिस क्लास? वन इज सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन एंड निजाटिडिन। Their indication is prophylaxis against stress ulcers,
NSAID induced ulcers. Second, treatment of peptic ulcer disease, especially in combination with PPIs, especially at bedtime, to suppress nocturnal acid secretion. आप लोगों को पिछला की फिजियोलॉजी याद हो, 3 एसिड सिक्रीशन होते हैं, बेसल, मीलिएशन टू नॉक्टर्नल। इन तीनों में से सबसे जोरदार कौन सा होता है? नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन। एंड दिस सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिसीजेस। ठीक है, इसीलिए दे आर ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद द टू, विद द अपना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक, नाउ देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देयर एज सच वेल टॉलरेटेड, but headache is often reported in patients on ranitidine. रेनिटिडीन जिनको भी लगता है उनमें से 20-25% पेशेंट आपको हेडेक की कंप्लेन कर सकते हैं, 10 to 30% ऑफ पेशेंट्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑलमोस्ट निल, वेरी वेल टॉलरेटेड ड्रग। ठीक है, so we have completed with the PPI and the H2 receptor blocker. The next are the M1 receptor antagonist. They are obsolete, हम उनकी बात नहीं करेंगे। उसका gastrin antagonist आता है, उनकी भी बात नहीं करेंगे। अब कोई 2-3 नई ड्रग हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें एक ड्रग आती है, दैट इज पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर्स। इनको पी कैब के नाम से भी जाना जाता है। द ड्रग्स इन दिस क्लास आर बोराप्राजान and Rezaprazan. Now what they do is, अगर ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है तो इसके ऊपर एक पोटेशियम बाइंडिंग साइट होती है, और इसके पीछे की तरफ एक हाइड्रोजन आयन बाइंडिंग साइट होती होगी, है ना। तो व्हाट दे डू इज, they bind competitively with, they compete with K plus ions for binding at hydrogen potassium ATPase pump, and this way they inhibit H ion secretion and hence hydrochloric acid secretion। ठीक है ना। So they are effective, they are efficacious and approved in जापान। ठीक, और कब अप्रूव हो गए थे? 2015 में। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि व्हाई डोंट आवर बुक्स हैव दिस ड्रग इन 2021? आज अपन 2021 में, व्हाई डोंट वी हैव दिस ड्रग्स इन आवर बुक्स?
बता सकते हो आप लोग? चैट बॉक्स में आइए, बताइए कुछ। कोशिश कीजिए। नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, नॉट एज एफिशिएंट एज पीपीआई, नॉट अवेलेबल, नॉट इकोनॉमिकल इन इंडिया। अमन, सौरभ, ठीक। और बताइए। मे बी मोर साइड इफेक्ट देन बेनिफिट। अच्छा है, कम से कम आपको इतना सोचना चालू कर दिया, ये बड़ी बात है। लोकेश शर्मा, आज आपने पहली बार जवाब दिया। नॉट पास सेफ्टी ट्रायल्स में ऑल्सो इनहिबिट अदर पोटेशियम चैनल्स, गुड। अच्छा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसके दो हैं। कैसा है ये? इट इज अ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर, देयरफॉर इज लेस एफिकेशियस। और दूसरी बात है, इट इज कॉस्टलियर। देयरफॉर व्हाट इज द नेट रिजल्ट? लो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या है, फार्मा इंडस्ट्री भी पूरा बिजनेस है, तो बाजार देखती है, फायदा देखती है। अगर उसको लगता है इसमें इतना फायदा नहीं है तो वो दवा नहीं लाती। सो दीज पीकैप्स हैव बीन मार्क्ड बाय द फैक्टर कि दे हैव लो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग्स विच इनहिबिट एसिड सिक्रीशन। नाउ प्रीवियसली वी मतलब फॉर एसिड पेप्टिक डिसीजेस हमने अभी तक दो प्रकार की दवा देख ली। एक जो न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड सिक्रीशन को, दूसरी जो इनहिबिट करती हैं एसिड सिक्रीशन को, तीसरे क्या आएगा इसमें, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव आएंगे, है ना, जो बैरियर को मजबूत करती हैं। एंड व्हाट आर द ड्रग्स इन दिस क्लास? देयर आर टू such drugs in this class. One is sucralfate and other is bismuth compound. The other is bismuth compounds. ठीक है, तो दो दो शब्द इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुक्रालफेट क्या है ये? सुक्रोज का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। नाउ दीज हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट्स एंड सल्फेट। इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, सुक्रालफेट। सुक्रोज का सुक्राल, फिर एल्यूमिनियम का एल, और सल्फेट का फेट। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, सुक्रालफेट। इट इज वाटर इनसॉल्यूबल forms a viscous paste in presence of acid and gets coated and adhered to ulcers or their bases। ठीक है, कैसा होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है, दूध जैसा होता है। इसको खूब हिला के पिलाते हैं अपन, और जब आदमी पी लेता है तो जब भी एसिड के संपर्क में आता है तो तुरंत ये विस्कस पेस्ट में बदल जाता है। Now this viscous paste then goes and sticks to the ulcers
अल्सर बेस, तो अब क्या होता है, उस अल्सर बेस में एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग आ जाती है, तो नया एसिड आके नुकसान नहीं पहुंचाता है, नया एच पाइलोरी नहीं आता है, और थोड़ा सा म्यूकस का बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बढ़ जाता है इसके चक्कर में। तो इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ अल्सर्स। क्या करता है? हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ अल्सर्स। तो आपको क्या लगता है, इज इट ए यूजफुल ड्रग, यस और नो? बताइए, चैट बॉक्स में बताएं, इज इट ए यूजफुल ड्रग, यस और नो? शिवांशु, ऋचा, हर्षित, सात्विका, श्रेया, सुदर्शन, सबको लगता है यस। वेरी गुड। सो इट इज ए यूजफुल ड्रग, बट owing to arrival of PPI, their use is mostly restricted to its protective role. Therefore, the indications are prophylaxis against stress ulcers, ठीक है, और स्पेशली इन बेड रिडन पेशेंट्स। हमारे न्यूरोलॉजी वार्ड में देखना, बहुत सारे पेशेंट लंबे समय तक बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेस अल्सर हो सकता है उनको पेट के अंदर, तो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम? सुक्रालफेट। ठीक है। नाउ अब मेरा अगला सवाल है आपका, अभी तक अपन जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं लोकली एंटासिड्स, जैसे मेगाल्ड्रेट, उसके बाद पढ़ी पीपीआई, फिर पढ़ा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, फिर पढ़ा अपन ने बिस्मथ सब बिस्मथ कंपाउंड्स, या बिस्मथ छोड़ देते हैं, अभी तक तीन पढ़ चुके अपन। लोकली एक्टिव एंटासिड्स वन, पीपीआई टू, और तीसरा पढ़ा अपन ने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो सुक्रालफेट शुड नॉट बी कंबाइंड विथ विच वन ऑफ दीज? आपके लिए अगला सवाल, सुक्रालफेट shouldn't be combined with dash 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 fill in the blanks। बताना है आपको। मेगाल्ड्रेट के पीपीआई के H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इन तीनों में से कौन सा है? चैट बॉक्स में बताइए। एंटासिड, एंटासिड, मेगाल्ड्रेट रिक्वायर्स पीएच लेस देन 4 टू पॉलीमराइज। वेरी गुड शुभम। तो किसके साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए? बताइए, और कोई आंसर? तो इसका आंसर है पीपीआई। वाई? बिकॉज पीपीआई लोअर द increase the gastric acid pH in gastric acid cavity to more than 4। ठीक है, इसलिए इनके साथ इनको यूज नहीं करते। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट सुक्रालफेट। अच्छा, इसका काइनेटिक्स में ऐसा आएगा। अब देखो, बहुत बार बहुत चीजें पढ़ने की नहीं होती। अब ये दवा मुंह से दी अपन ने, पेट के अंदर काम करी, स्टूल से एक्सक्रीट हो गई, तो इसकी काइनेटिक्स में क्या आएगा? ओरली एडमिनिस्टर्ड, एक्सक्रीटेड बाय स्टूल।
बस, है ना, ज्यादा कुछ नहीं आता। इसलिए अगर अपन थोड़ी सी स्मार्ट पढ़ाई करेंगे ना, तो आप देखोगे आधी किताब अपन काट के अलग कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं उस बाकी किताब का। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सुक्रालोफेट। नाउ द नेक्स्ट ड्रग which is of our interest also are bismuth compounds। इसमें दो होते हैं, एक होता है बिस्मथ सब सैलिसिलेट और दूसरा होता है कोलोइडल बिस्मथ सल्फेट। कौन से इसमें दो? एक है बीएसएस और एक है सीबीएस। सीबीएस का मतलब क्या है? कोलोइडल बिस्मथ सल्फेट। और बीएसएस का मतलब क्या है? बिस्मथ सब सैलिसिलेट। इट हैज अल्सर प्रोटेक्टिव इफेक्ट और गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट as well as has some antimicrobial property too। दोनों एक्टिविटी होती है ना। देयरफॉर indicated for treatment of H. pylori induced peptic ulcer disease, especially। अब इसके लिए दो प्रकार की थेरेपी होती है, एक होती क्वाड्रपल जिसमें हम 4 दवाओं का उपयोग करते हैं, और एक होती है ट्रिपल जिसमें हम 3 दवाओं का उपयोग करते हैं। जो ट्रिपल थेरेपी होती है उसमें सबसे पहले आता है पीपीआई, फिर आती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद मेट्रोनिडाजोल और अमोक्सिसिलिन। ठीक है। अभी क्वाड्रपल थेरेपी में क्या आता है? क्वाड्रपल थेरेपी में बढ़ जाती है, एक हो पीपीआई, दूसरी हो जाती है बिस्मथ, तीसरी हो जाती है मेट्रोनिडाजोल, और चौथी हो जाती है एमोक्सिसिलिन। और ये किसमें यूज होती है? रेजिस्टेंट एच पाइलोरी में। ठीक है। नाउ दिस थेरेपी इज कंटिन्यूड फॉर 10 to 15 days। और अगर इसमें आराम नहीं मिलता है तो वी देन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वाड्रपल थेरेपी कंसिस्टिंग ऑफ 4 ड्रग्स, पीपीआई, बिस्मथ, मेट्रोनिडाजोल एंड एमोक्सिसिलिन, एंड प्रिफर्ड फॉर दोज विद रेजिस्टेंट एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इज दैट ओके? तो यहाँ पे आके आज हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोग से ना 10 मिनट और लूंगा तो अगली बार की भूमिका बन जाएगी। हमने देखा था फंक्शंस ऑफ जीआईटी, तो उसमें क्या होता है फंक्शंस ऑफ जीआईटी में? सबसे पहला फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस 1, फिर उसका अगला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स 2। फिर हम देखा था हाउ इज इट हेल्प्ड बाय, इट इज फैसिलिटेटेड बाय टू थिंग्स, वन इज द गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, द अदर इज मोटिलिटी। जब तक मोटिलिटी नहीं होगी भोजन आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो वी हैव esophagus, then we have stomach, then we have duodenum, और फिर हमारे पास बहुत सारी आते हैं which then finally end up into right colon, transverse colon, sigmoid colon,
which then end up in rectal pouch. Now what is the length of this whole GI tract? कोई बता सकता है? What is the length of GI tract in us? तो जल्दी बताइए। 7 मीटर अप्रोक्सीमेटली, वेरी गुड। 20 फुट। अपन 6 फुट के होते हैं और वो करीब 20 फुट की होती है, ठीक है ना? चलिए गुड। तो सॉरी सॉरी सॉरी, बच गए। हाँ, तो ये कैसी होती है? 20 फुट लंबी होती है। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ डू वी मेंटेन दिस ट्रैक्ट? बाय मोटिलिटी। तो बस 2-5 मिनट और पढ़ेंगे अपन। तो दिस GI tract is characterized, has 4 types of motility functions. One is basal electrical rhythm. इसमें नो मूवमेंट होते हैं। अगला होता है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ये फास्टिंग स्टेट में होते हैं और हमारी आंतों को ऊपर से लेकर नीचे तक सब साफ कर मारते हैं। हर 2-3 घंटे में उठता है एक बार माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, और हमारी ईसोफेगस से लेके स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक इट क्लियर्स एवरीथिंग एल्स। द थर्ड इज सेगमेंटेशन मूवमेंट। इट इज गुड फॉर मिक्सिंग ऑफ चाइम। और चौथा होता है पेरिस्टाल्सिस। ये 4 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो मूवमेंट ऑफ फूड्स, तो वो कौन सा है? पेरिस्टाल्सिस है। इट इज फॉर मूवमेंट ऑफ फूड, चाइम, एज वेल एज स्टूल्स और बाउल इवैक्यूएशन। अब बात आती है कि मोटिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा और घट जाएगी तो क्या होगा। अगर मोटिलिटी घट जाएगी तो हमारी कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला डिसऑर्डर कॉन्स्टिपेशन, या ऊपर से चालू करते हैं। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोपेरेसिस। पेट को लकवा मार जाएगा, वो खाली ही नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है? इंटेस्टिनल पैरालिसिस। उसके बाद क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अब जब ये बढ़ जाती है मोटिलिटी तो क्या हो सकता है? क्रैम्प्स हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ठीक है। नाउ दीज आर द कंसिक्वेंसेस कि अगर मोटिलिटी बढ़ जाए या घट जाए तो क्या हो सकता है। सो हाउ कैन वी ट्रीट दिस? हाउ कैन वी ट्रीट दीज डिसऑर्डर्स? बता सकते हैं आप लोग? चैट बॉक्स में बताइए। बस 5-7 मिनट की क्लास बची है। By regulating smooth muscle contraction, सात्विका वेरी गुड। M1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, मोहम्मद गुड। और कोई? हम्म, तो गुड। आप लोगों ने कोशिश करी, अच्छी बात है।
तो अपन अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एजेंट्स विच इनहिबिट मोटिलिटी, है ना। तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं M1 एंटागोनिस्ट और ओपियोइड्स। और यहाँ पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, द एजेंट्स विच इंक्रीज मोटिलिटी, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकाइनेटिक्स या फिर लेक्सेटिव्स और स्टूल सॉफ्टनर्स, कैथार्टिक्स एटसेट्रा। तो these are the subjects for our next class: prokinetics, laxatives, purgatives, एटसेट्रा। इनकी मदद से हम इनका उपचार कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट और देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो जैसे कि अभी अपन ने बात करी, जो हमें जीआई ट्रैक्ट होता है वो कितना लंबा होता है, करीब 7 मीटर लंबा होता है। 7 मीटर मतलब 20 फुट। ये ओरल ओपनिंग है और ये एनल ओपनिंग है। तो हमारी जितनी भी मोटिलिटी होती है वो हर समय ओरल से एनल तरफ होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम बीच में से इंटेस्टाइन का 1 मीटर का हिस्सा काटेंगे और उसको उल्टा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खाना आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, वो वहीं पे डांस करता रहेगा। पेरिस्टालसिस विल टर्न इनटू सेगमेंटेशन मूवमेंट। ठीक है। सो इट इज ऑलवेज फ्रॉम ओरल टू एनल डायरेक्शन, वन। द सेकेंड इज, ये पहली कंडीशन। दूसरी, स्ट्रेचिंग ऑफ बाउल वॉल stimulates मोटिलिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी एड में आता है कि अपन ने एक लड्डू खाया, तो वो कैसा दिखाते हैं, गोल सा दिखाते हैं, हिलता डुलता ईसोफेगस से उतर के पेट में जाता हुआ। याद आया आप लोग का एनिमेशन? जब भी कोई व्यक्ति खाता है तो कैसे दिखाते हैं, वो पूरा गोल लड्डू होता है, गले के अंदर जाता है और लड्डू घूमता 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 है पेट में चले जाता है। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज द स्ट्रेचिंग ऑफ bowel wall. Now this stretching of bowel wall tells the bowel there is something in our tract, let us get rid of it. क्या बोलता है वो, let us get rid of it. So what happens is, इधर पर अगर खाना है, इधर पे अगर फूड है, what will happen, it will cause release of 5-ST. ये बहुत सारा 5-ST रिलीज करेगा। ये ओरल एंड है और ये इनल एंड है। ठीक है। What will it lead to? It will lead to release of 5-ST. जब भी डिस्टेंशन हुआ, सेरोटोनिन निकला। And now what this serotonin will do? It will either go towards the oral direction or it will go towards the anal direction. तो ओरल डायरेक्शन में आपके पास कौन सा रिसेप्टर होता है, 5-HT4 रिसेप्टर होता है। इट विल कॉज इंक्रीज एसिटाइलकोलिन सिक्रीशन। ये 5-HT रिसेप्टर स्टिमुलेशन, इट लीड्स टू इंक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज एंड इट विल कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। सिमिलरली ये सेरोटोनिन जो इनल डायरेक्शन में जाता है, इट कंबाइंस विद 5-HT3 रिसेप्टर। दिस 5-HT3 रिसेप्टर इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन रिलीज। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। मतलब हमें भोजन के ऊपरी हिस्से में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे के हिस्से में क्या होगा, रिलैक्सेशन। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लीड्स टू मूवमेंट ऑफ फूड और चाइम टुवर्ड्स एनल डायरेक्शन, है ना। ये होता है हमारी मोटिलिटी का राज। नाउ देयर आर सम प्लेयर्स इन दिस, एंड व्हाट आर दोस प्लेयर्स, वन ऑफ देम इज डोपामिन।
Now this dopamine again it inhibits the acetylcholine release. Therefore dopamine is a relaxant. क्या होता है डोपामिन? डोपामिन इज ए relaxant. ठीक है. Similarly, we have some opioids. Now opioids lead to muscle contraction. तो यहां से हमारी अगली भूमिका बनती है. So my last question to you people is, enumerate mechanisms of prokinetic drugs. क्या बोला मैंने आपको? Enumerate mechanism of prokinetic drugs. बस इसका आंसर दीजिए, क्लास खत्म. इसमें भी एक शब्द बदल देता हूं. हर व्यक्ति एक मैकेनिज्म सजेस्ट कर दे. सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स. मैं आपको डायग्राम वापस से दिखा देता हूं. ये है डायग्राम. ठीक है. अब आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताएं. थोड़ी जल्दी से बताइए, फिर क्लास खत्म करें. चलें अपन लोग. अरुण कुमार मल्ला 5-HT4 एगोनिस्ट. वेरी गुड. फिर और एक गजब आंसर आ रहे हैं. मैं तो लॉटरी खुल गई. तो D2 और 5-HT3 एंटागोनिस्ट चाहिए अपने को, और 5-HT3 एगोनिस्ट नहीं. 5-HT3 एगोनिस्ट से तो रिलैक्सेशन होगा. 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड 5-HT4 एगोनिस्ट. सो श्रेया सुदर्शन बहुत अच्छे. शिवांशु को भी यही लगता है, 5-HT4 एगोनिस्ट और 5-HT3 एंटागोनिस्ट. वेरी गुड. और बताइए. 5-HT4 एगोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट. हाँ, अमन बख्श. ठीक. अब आप लोग मेरे जैसा सोचना सीख गए हो, या ये कहें कि हम लोग एक ही दिशा में सोचना सीख गए हैं. तो इस तरीके से अब हम लोग सिर्फ अपना उन्नयन करेंगे, इस बात की गारंटी है ना. तो अगली क्लास होगी अपने को अगले मंगलवार को, और हम उसमें प्रयास करेंगे प्रोकाइनेटिक्स, जीआई मोटिलिटी पूरा चैप्टर खत्म करने का. इसके बाद बचता क्या है आप लोग करने के लिए, थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में पढ़ लेना. ड्रग्स के नाम बस पढ़ लेना, किताब खोल लेने के बाद काइनेटिक्स, ये जीआई डिसऑर्डर्स की या जीआई फार्माकोलॉजी के चैप्टर जहां भी दिए हो, वहां पे प्रोकाइनेटिक, कॉन्स्टिपेशन में उपयोग होने वाली दवाइयां, ये सब नाम बस पढ़ लीजिएगा इनका. ठीक है. तो हम अगली बार मिलते हैं. आज जल्दबाजी में नमो मंत्र बोलना ही भूल गए थे, तो अपन लोग शांति पाठ करते हैं और क्लास को यहीं विराम देते हैं. सब लोग अपने अपने स्थान पे सीधे बैठ जाइए. लंबी गहरी सांस लीजिए और प्रार्थना कीजिए. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ओम. अब दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं. एक, मैं सैटरडे के दिन मेरठ के कॉलेज में, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में, एक कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी के लिए एक क्लास लेने वाला हूं, बेसिक्स ऑफ कार्डियक फार्माकोथेरेपी. तो वो ऑनलाइन क्लास ही होगी, उसमें आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हो. उसकी लिंक आप लोग से साझा कर दूंगा. संडे के दिन अपनी योग की अगली क्लास है, जिसमें आसन के ऊपर बात करेंगे, उसकी एनाटॉमी पे, उसकी न्यूरोफिजियोलॉजी पे, और कैसे हम उन आसनों की मदद से अपने माँ बाप को होने वाले शारीरिक दर्दों में राहत दे सकें, शारीरिक पीड़ा में राहत दे सकें,
और दूसरा कैसे हम योगासन बहुत आसानी से कर सकें। तो मैं आप लोग से आग्रह है कि उस वाले सेशन में संडे को सुबह 7 से 8 जरूर आना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी मैं 5 मिनट ऑनलाइन हूं, अगर कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए, तुरंत उत्तर दे देता हूं, नहीं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आपको, जिससे सबका भला हो। धन्यवाद।